नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड की कहानी नमक, जिसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर जी हैं। इनका जीवन परिचय हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब इस कहानी को विस्तृत रूप से उसको हम जानेंगे। नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताते हैं। इसी प्रकार से भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची तो जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं को इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस मार्मिक पहलू की परत दर परत उधार देता है। यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। और अब इस कहानी को विस्तृत रूप से हम कुछ केंद्र बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। सफिया का अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में जाना। वहां वह एक सिख बीबी को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उनकी आंखें भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सब सफिया की मां की तरह थे। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी का उसके बारे में अपनी बहू से पूछना। जब उन्हें पता चला कि वह सुबह ही लाहौर जा रही हैं, तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। उन्होंने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आई थीं। उनका वतन तो जी लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के समय सफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए सिख बीबी से पूछा, तो उन्होंने हिचकिचाते हुए लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। सफिया का लाहौर में अपने भाइयों के घर लगभग 15 दिनों तक रहने के लिए जाना। वह लाहौर में लगभग 15 दिन तक रुकी। उनके भाइयों ने खूब खातिरदारी की, मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए, लेकिन उनके सामने सेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया तथा व्यंग्य किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया है। लाहौर से वापसी का दिन नजदीक आना। 15 दिन बहुत जल्दी व्यतीत हो गए और अब उन्हें वहां से वापस भारत आना था। इसी बात को सोचते सोचते सफिया को नींद आ गई। अचानक जब उनकी आंखें खुली तो उनका हाथ कीनुओं की टोकरी पर जा पड़ा, जिसके कारण उनकी आंखें खुल गईं और वह इस प्रेम की चीज को
शालीनता से ले जाना चाहती थी, परंतु जब उन्हें उनके भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया तो वह रोने लगी तथा भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। इसी उधेड़बुन में उनका समय व्यतीत हो गया और अगले दिन 2 बजे दिन को उन्हें रवाना होना था। उन्होंने सारी रात पैकिंग की, सारा सामान सूटकेस व बिस्तरबंद में आ गया। अब कीनों की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी, जिसके कारण लेखिका को समझ में आ रहा था कि वह बिना कस्टम की जांच के नमक नहीं ले जा सकती। इसलिए अब वो अपने भाई की बात को समझ रही थी। उन्होंने सोचा कीनू, जो कि भारत और पाक के बीच एक तरह से प्रेम का माध्यम है, उन्होंने सोचा कि कीनुओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी जाए, क्योंकि उन्होंने आते समय देखा था कि भारत से केले जा रहे थे तथा पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे, जिसकी कोई जांच नहीं हो रही थी। इस तरह उन्होंने सोचा कि नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। फिर वह सो गईं। वह लाहौर के सौंदर्य, माहौल व सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी। यहाँ उनके तीनों भाई, चाहने वाले दोस्त, छोटे छोटे भतीजे भतीजियाँ सब उन्हें याद आ रहे थे, क्योंकि उनके लाहौर जाने का समय आ गया था और शायद वह फिर ना आ सकें। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें आदि सब स्वप्न में दिखाई देने लगी। अचानक उनकी आंखें खुल गईं, क्योंकि उनका हाथ कीनियों की टोकरी पर जा पड़ा था। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मेवा है। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी और कस्टम अधिकारी उनके सामान की जांच के लिए तैयार थे। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। लेकिन अगले ही क्षण उनके मन ने ऐसा करने से मना किया, क्योंकि सफिया प्यार के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कस्टम अधिकारी को उस सच्चाई से परिचित करा देंगी। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएंगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली। जब सामान जांच के लिए रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। वह लंबा, पतला, खिचड़ी बालों वाला था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी और सब कुछ सच सच बता दिया। कस्टम अधिकारी द्वारा स्वयं नमक की पुड़िया को लपेटकर सफिया के बैग में रखना। वास्तविकता को जान करके, सारी बातें सुनकर स्वयं कस्टम अधिकारी ने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं सफिया के बैग में रख दिया तथा कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है।
उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा तथा सिख बीबी को भी संदेश देने को कहा, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। लेखिका अटारी में भारतीय पुरुष रेल में सफिया का बैठना। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गईं। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज व गालियों आदि के कारण लाहौर कब खत्म हो गया और अमृतसर शुरू हो गया, यह उन्हें पता ही नहीं चला। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो उन्होंने कस्टम अफसर के पास जाकर अपने पास नमक होने की बात कह सुनाई। अफसर ने उसे साथ चलने को कहा। एक कमरे में जाकर उसने सफिया को बैठने को कहा तथा 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिका के पूछने पर भारतीय कस्टम अधिकारी द्वारा अपने वतन का नाम ढाका बताया जाना। लेखिका के पूछने पर विभाजन के समय वह ढाका में थे। जिस दिन वह भारत आ रहे थे उससे 1 वर्ष पहले उनकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने यह किताब दी थी। फिर वे कलकत्ता रहकर पढ़े तथा नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते रहते थे। सफिया वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम अफसर ने कहा कि वहाँ भी कस्टम हो गया है। उसने अपने वतन की डाभ की प्रशंसा की। चलते वक्त उसने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी तथा खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। लेखिका सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ?